क्या वो कर दी? वेरी गुड। चलिए आज का टॉपिक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हमेशा की तरह जैसा कहते हैं कि शब्द के पास जाइए, शब्द आपको अपने आप बताएगा चीज के बारे में। ठीक, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें वर्ड और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक की समझ में हम इसको तोड़े अगर कैश फ्लो और स्टेटमेंट तीन अलग अलग वर्ड्स हैं। ठीक है, कैश से यहाँ हमारा मतलब क्या होता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, तो हमारा मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश और कैश के बराबर की चीज है। ठीक, फ्लो, फ्लो का मतलब हम जानते हैं बहाव, फ्लक्स। ठीक है ना, तो फ्लो हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। ठीक, फ्लो मतलब फ्लक्स है किसी भी चीज के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने का या आने जाने का तरीका। स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट इज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट in which a certain set of data is being arranged। ठीक है ना, तो ये क्या है? एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक, विद स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। अब हम क्या लिख सकते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट इन विच inflow and outflow of cash and cash equivalent are recorded in a standardized format। ठीक, पहले तो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट समझ लिया, अब हमें कैश और कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है? ठीक है, हमें इसको स्टडी करने की जरूरत क्यों है? इस सवाल का विद स्टेप बाय स्टेप चले अगर, तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए क्यों? ठीक है, ये है क्या चीज है? तो हमने देखिए भाई शब्द के पास गया, शब्द ने हमें बता दिया कि कैश और कैश इक्विवेलेंट। तो कैश हम समझते हैं, कैश इक्विवेलेंट हम समझते हैं। ठीक है, नहीं समझते तो थोड़ी देर में इलैबोरेशन में आ जाएगी। इनफ्लो आउटफ्लो हम समझते हैं, फॉर्मेट हम समझ गए। इसको बनाने की जरूरत क्या है ना? जरूरत इसके लिए ये है क्योंकि कई ऐसे हमारे कैश एंड नॉन कैश, ठीक है, बिजनेस में कई हमारे कैश एंड नॉन कैश या फिर कवर्ड अप एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो पूरी तरीके से क्रिस्टली क्लियर नहीं होते। ठीक है ना, पूरी तरीके से वो क्लियर नहीं होते, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको क्लियरली हेल्प आउट करता है बैलेंस शीट को या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली समझने में। ठीक है, अगर मैं इसको लिटरेचरली कहूं तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहले दूसरे कौन से? पहले दूसरे हमारे हैं, पहला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है हमारा बैलेंस शीट और तीसरे नंबर पे आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, पीएनएल हमें क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जनरेटेड या अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बैलेंस शीट हमें बताती है एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर डे पे स्टैंडिंग एसेट्स और लायबिलिटीज की। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है कि सोर्सेज ऑफ जनरेटिंग कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट कैश। मतलब आपने ये जो कैश, ये जो फ्लो है, फ्लो इन और आउट है। ठीक है, तो ये इनफ्लो कब होगा? पैसा आपके पास कब आएगा? जब सोर्स होगा। ठीक है ना, किस जगह से आया। और आउटफ्लो कब होगा? जब आप उसको खर्च कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, तो पैसा कहां से आ रहा है और कहां कहां जा रहा है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो है सोर्स एंड एप्लीकेशन को हमने क्या किया? हमने तीन पार्ट में बांट लिया। ठीक है, हमने कैसे बांटा? अभी तक हम जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तो हमने कोई पार्टीशन नहीं किया, कोई सेग्रीगेशन नहीं किया, मगर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसका बेस बनते हैं इसके पीछे के दो स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर पे है तो ये अपने प्रीसीडेंट्स को यूज करता है आगे की इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। तो कैश फ्लो
स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको जानकारी कहां से मिलेगी? आपको जानकारी मिलेगी P&L और बैलेंस शीट से, ठीक है ना। बैलेंस शीट कई जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो बैलेंस शीट आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की जरूरत लगेगी। हो सकता है क्वेश्चन अगर कॉम्प्लेक्स बनाना होगा तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की जरूरत लगा देगा, ठीक है। एल्सवाइज सिंपल क्वेश्चंस में नहीं होती है, मगर प्रैक्टिकली जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे रियल लाइफ में तो आपको ओपनिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या स्थिति थी, क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको चेंज देखना होगा। साल जब हमने शुरू किया था, जब हमने इस साल काम करना शुरू किया था तो हम कहां थे? साल खत्म हो गया तो हम कहां हैं? क्या चेंज हुआ, है ना, ठीक है ना। तो एज अ थर्ड पर्सन जब आप या एज अ न्यूट्रल पर्सन जब आप बैलेंस शीट पर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप लेजर्स को और अकाउंट्स को उनको नहीं स्टडी करते, तब आप डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एज एन आउटसाइडर, इंटरप्रिटेशंस लेते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे सर हम ही अपने बिजनेस में आउटसाइडर कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो यहाँ आउटसाइडर का मतलब ये नहीं कि आप बाहरी हैं, यहाँ पे आउटसाइडर से मतलब है कि एज अ न्यूट्रल पर्सन, ठीक है, अनइन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। अब आप ये नहीं मानेंगे नहीं ये मेरा इसलिए ऐसा था, नहीं। जब आप अकाउंटिंग में डेटा बनाने की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी न्यूट्रल विद द डेटा। अकाउंटिंग में सिर्फ दो ही कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो ग्रे शेड, ठीक है। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, इफ वाला कोई ग्रे शेड नहीं होता है, क्योंकि जहां इफ आ गया वहां पे अकाउंटिंग की रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक। तो अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस किसको ले रहा है? P&L और बैलेंस शीट को, ठीक। इनको बेस लेके हम क्या करते हैं? सोर्स और एप्लीकेशन निकालने हैं, मतलब पैसा कहां से आया, कहां से आया और कहां गया, ये तो एक काम है, ठीक। इसके अलावा दूसरा काम क्या है हमारे पास? इन खर्चों को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। कैसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इन्वेस्टेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नंबर 2 और नंबर 3 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक, अब देखिए वर्ड अपने आप में क्लियर, थोड़ी क्लैरिटी दे रहे होंगे। ऑपरेटिंग वर्ड निकल गया है ऑपरेशंस से। ऑपरेशंस हम लोग यूजुअली कहां रिकॉर्ड करते हैं? P&L में। किसी भी बिजनेस को चलाने के खर्चे कहां आते हैं? P&L में। तो P&L मतलब अब ट्रेडिंग P&L आर कंपोजिट, यहां पे इम्प्लिसिटली दे आर टेकिंग टुगेदर। सेल्स ली जाएगी तो अब आप कहोगे सर सेल्स तो P&L में आती नहीं है ना, मगर बिना सेल्स के क्या P&L में जीपी आएगा? नहीं आएगा। तो वो इम्प्लिसिट है कि ट्रेडिंग वाले एस्पेक्ट को हम P&L में क्लब्ड मानते हैं, ठीक है ना। ये क्लैरिटी आप रखिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल द ऑपरेशंस जिनकी वजह से बिजनेस चल रहा है। यहां के कैश, ऐसे कैश ट्रांजैक्शंस जिनसे आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे हम? ऐसे कैश ट्रांजैक्शंस जिनसे आउटफ्लो हुआ है उनको लिख लेंगे। ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जिनसे कैश फ्लो नहीं हुआ है मगर माइनस कर दिया है उनको क्या करेंगे? ऐड बैक कर लेंगे। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो हमने माइनस तो कर दिया मगर उससे कोई आउटफ्लो नहीं हुआ। प्राइम एग्जांपल इसका क्या है? डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन जब भी आप चार्ज करते हैं तो क्या कोई रियल आउटफ्लो होता है? नहीं होता है, मगर हम उसको P&L में माइनस कर देते हैं। तो हम CFS में क्या करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम उसको ऐड बैक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको माइनस किया, ठीक है ना। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉफिट ऐड बैक, कैश ट्रांजैक्शंस नॉट चार्ज टू द प्रॉफिट माइनस। ऐसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके हम यहां ले लेते हैं। अब आ जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंस का मतलब क्या है? इन इटसेल्फ लोन ले लो, गाड़ी फाइनेंस कराइए। फाइनेंस का मतलब क्या है? बोरोइंग या लेंडिंग, है ना। हमने किसी से सोर्स लिया है तो बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स, वो भी फाइनेंस है। हमने उधारी पे सामान लिया, हमने अपना कैपिटल रेज किया, ठीक है। साल के शुरू में हमारा जो बैलेंस शीट में कैपिटल शेयर्स दिख रहे थे वो थे 1 लाख के।
और साल के अंत में दिख रहे 1.5 लाख के। अब बताइए कैश फ्लो इनफ्लो हुआ कि नहीं हुआ है? वहीं पे साल के शुरू में दिख रहे थे आपको 80,000 रुपए के डिबेंचर और साल के अंत में आपको दिख रहे हैं 50,000 के डिबेंचर। इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? नालायक को पहले ये तो पूछो डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर is a form of is an instrument used for raising fund, ठीक है ना, क्रेडिट लेने के लिए, जस्ट लाइक शेयर्स। ठीक है, डिबेंचर क्या होता है? 12वीं कॉमर्स वाले कैपिटल रेज करने के लिए डिबेंचर नहीं इशू करती है, गलत शब्द हो जाएगा। डिबेंचर रेज करती है फंडिंग रेज लेने के लिए, नॉट एज कैपिटल बट अलाइक कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के ही तरीके से लेती है मगर कैपिटल के रूप में नहीं लेती है। ठीक, डिबेंचर इज अ बोरोइंग, इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी। तो साल के शुरू में 70,000 के डिबेंचर्स थे, साल के अंत में डिबेंचर हो गए हमारे 50,000 के। तो डिबेंचर क्या है? बोरोइंग है। साल के शुरू में 70 थी, साल के अंत में 50 आ गई, क्या हुआ? इनफ्लो की आउटफ्लो? कैश का। अरे नालायको, साल के शुरू में 70 रुपए उधार था तुम्हारे ऊपर, साल के अंत में 50 रुपए का रह गया, तो 20 रुपए का उधार तुमने पाट दिया ना, दे दिया ना, तो कैश आउटफ्लो। ठीक है, ठीक है। साल के शुरू में आपका कैपिटल 1 लाख रुपए था, साल के अंत में 1,50,000 रुपए हो गया, कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? इनफ्लो, ये बढ़ गया। ठीक, अब आपने साल भर में डिबेंचर्स के ऊपर 17% इंटरेस्ट दिया, कैश इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया, आउटफ्लो होगा। ठीक है, आपने इंटरिम डिविडेंड दिया, कैश आउटफ्लो होगा। बिल्कुल, बहुत सही। ठीक है, अब साल के शुरू में आपके पास मशीनरी थी 1,45,000 की, ठीक है, और साल के अंत में वो बची 1,50,000। इनफ्लो की आउटफ्लो? मशीनरी क्या होती है? मशीनरी क्या होती है? एसेट होती है। ठीक है, आपके पास स्कूटी है, ठीक, उसमें शीशा था, टूट गया, नया शीशा लगवाया, तो पैसा आया कि गया? तो एसेट में अगर एप्रिसिएशन हो रहा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसका हिसाब किताब तो हमने यही कर लिया ना, डेप्रिसिएशन का तो हिसाब किताब यही कर लिया ना। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कतई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिमाग लगवाता है। समझ गए बात? कैश फ्लो स्टेटमेंट कतई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिमाग लगवाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं है कि सर, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देख लें, क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है प्लस माइनस करेंगे, उसका रूल क्या है, नियम क्या है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लॉजिक समझ रहे हैं, ठीक है ना। पहले हम इनफ्लो और आउटफ्लो के लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे। अभी मैं बस बता रहा हूं कितना सरल है इसको बनाना। फिर इसमें चोरी कैसे कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट तो भी बता दूंगा, या एज अ प्रोफेशनल कैसे आप अपनी गलती को ढूंढ सकते हैं। जिसको एज अ स्टूडेंट हम चोरी कह रहे हैं, उसको एज अ प्रोफेशनल हम कहते हैं कि हम अपनी एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं स्टेप बैक मेथड से। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो भी बैलेंस आएगा प्लस या माइनस, ठीक है, या तो पॉजिटिव बचेगा या तो नेगेटिव, मतलब ज्यादा कैश फ्लो हो गया, ठीक है ना। फिर इसी के बाद नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग। ठीक, इसका भी बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूं अभी किसी भी बैलेंस को, क्योंकि नाम जैसे देंगे वैसे दिमाग उस पर चलने लगता है। मैं सिर्फ अभी आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि कैसे ये स्टेटमेंट बनता है। ठीक, हमने यहां क्या किया,
इनफ्लो आउटफ्लो प्लस माइनस कर लिया, यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो प्लस माइनस कर लिया, यहाँ इनफ्लो आउटफ्लो प्लस माइनस, वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों को टोटल कर लेंगे। ठीक है, चाहे एक, अब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है तीनों नेगेटिव हो, या कोई एक पॉजिटिव हो, दो नेगेटिव हो, या दो पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव, कोई भी सिनेरियो बन सकता है। ठीक, अब हम तीनों क्या करेंगे, ऐड कर ले, तो क्या होगा, नेट कैश फ्लो। ठीक, ये भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक, इसका रिजल्ट, ठीक है ना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस होगा, जो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया गया होगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, स्टॉक, इन्वेंटरी, तमाम तीन जाम, वो बैलेंस, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहां बैलेंस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि एसेट में है तो एसेट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां मैं माइनस नहीं लिखूंगा। ये वैल्यू प्लस या माइनस में हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है, मगर ये पॉजिटिव ही वैल्यू होगी। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझे? तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस आपने लिया, वो क्लोजिंग के बराबर आ गया। कब? इनको प्लस माइनस वाली, इस वाली नेट कैश फ्लो वाली वैल्यू को ऐड करते ही या माइनस करते ही, मतलब उसके साथ इनकॉर्पोरेट करते ही। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि इस क्वेश्चन में मेरे 10 में से 10 पक्के। अब बताओ, इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है जो खुद ही बता देता है कि बेटा तुमको पूरे नंबर मिले कि नहीं मिले, है ना, और खुद ही आपको मौका भी देगा कि गलती की है तो खोज लो, है ना। क्यों? क्योंकि ये इसको जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए। तो आपको मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट गड़बड़ हो रहा है, 200 रुपए, 500 रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए गड़बड़ हो रहा है, तो आपने क्वेश्चन तो पढ़ रखा है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है, तो आपको वैल्यूज भी याद रहती है, वैल्यूज याद रहती है, तो आपको भी पता है कि मैंने क्या कुछ छोड़ तो नहीं दिया। अरे मैंने ये 50,000 की वैल्यू को माइनस करना रह गया, इसको माइनस कर देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन खुद ही बता देता है कि भाई देखो तुमने सॉल्व सही किया है कि गलत किया है। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर आना चाहिए, मतलब इसमें जब इसको प्लस माइनस करोगे तो ये आंसर क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो क्लोजिंग से जितना डिफरेंस आता है उतने की आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। बात क्लियर? यहां तक सब साथ है? चलिए, तो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि कैश फ्लोस को हम पहले देखें। मैं फॉर्मेट पे पहले नहीं जा रहा हूं, मैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे नहीं जा रहा हूं, मैं पहले ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा कि आप ये समझे कि कब कैश इनफ्लो हो रहा है और कब कैश आउटफ्लो हो रहा है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो अपने आप आपको ये पता चल जाएगा कि अभी मुझे इसमें प्लस लगाना है कि अभी मुझे इसमें माइनस लगाना है। ठीक है, जब ये समझ में आ जाएगा तो हम अपने आप समझने लग जाएंगे। क्लियर? चलिए बेटे जी लगा दीजिए।